श्रृंखला परिचय ओवरथिंकिंग, जब सोच मदद करना छोड़ देती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन रुकता ही नहीं? क्या आप एक ही बात के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता? क्या छोटे छोटे निर्णय भी आपके लिए कठिन हो जाते हैं क्योंकि आपका मन हर संभावना का विश्लेषण करता रहता है? क्या आप अक्सर सोचते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया? अगर ऐसा हो गया तो क्या मैंने सही निर्णय लिया? जब तक 100% यकीन न हो जाए, मैं आगे कैसे बढ़ूं? अगर ऐसा है, तो ये श्रृंखला आपके लिए है। बहुत से लोग मानते हैं कि ओवरथिंकिंग का मतलब केवल बहुत ज्यादा सोचना है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी है। ओवरथिंकिंग केवल विचारों की मात्रा, क्वांटिटी नहीं है, बल्कि सोचने का एक ऐसा पैटर्न है जिसमें मन बार बार उसी चक्र में फंस जाता है और व्यक्ति वर्तमान में जीने तथा सार्थक कदम उठाने में कठिनाई अनुभव करने लगता है। इस श्रृंखला में हम ओवरथिंकिंग के सबसे सामान्य और वैज्ञानिक रूप से समझे गए पैटर्न को सरल भाषा में समझेंगे, जैसे रूमिनेशन, एक ही बात को बार बार मन में दोहराना। कैटास्ट्रोफाइजिंग, हर स्थिति का सबसे बुरा परिणाम मान लेना। व्हाट इफ लूप, अनंत संभावनाओं में उलझ जाना। एनालिसिस पैरालिसिस, इतना विश्लेषण करना कि निर्णय ही न ले पाना। नीड फॉर सर्टेनिटी, हर बात में 100% निश्चितता की मांग। मेंटल चेकिंग, अपने विचारों, भावनाओं और इरादों की बार बार जांच करना। रीअश्योरेंस सीकिंग, बार बार आश्वासन ढूंढना। परफेक्शनिस्टिक थिंकिंग, हर काम को बिल्कुल सही करने की जिद। सेल्फ क्रिटिसिज्म, छोटी गलती को अपनी पूरी पहचान बना लेना। थॉट एक्शन फ्यूजन, विचारों को वास्तविकता या इरादे के बराबर मान लेना। इमोशनल रीजनिंग, भावना को ही तथ्य समझ लेना। अवॉइडेंस थ्रू थिंकिंग, सोचते रहना लेकिन कार्रवाई से बचते रहना। इस यात्रा में हम केवल यह नहीं समझेंगे कि ये पैटर्न कैसे काम करते हैं, बल्कि यह भी सीखेंगे कि आधुनिक मनोविज्ञान, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, एक्ट, माइंडफुलनेस और एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, ईआरपी, इन चक्रों को तोड़ने में कैसे मदद करते हैं। ये श्रृंखला केवल जानकारी देने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य है कि आप अपने मन के पैटर्न को पहचान सकें, अनावश्यक मानसिक संघर्ष को कम कर सकें और धीरे धीरे ऐसा जीवन जीना सीख सकें जहां विचार आपके निर्णयों को नियंत्रित न करें, बल्कि आपके मूल्य, वैल्यूज, आपका मार्गदर्शन करें। याद रखिए, ग्रेटर देन हर विचार पर विश्वास करना आवश्यक नहीं है। ग्रेटर देन हर प्रश्न का उत्तर खोजना आवश्यक नहीं है। ग्रेटर देन हर संदेह को समाप्त करना आवश्यक नहीं है। ग्रेटर देन और ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने का अर्थ सोचना बंद करना नहीं, बल्कि सोच के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाना है। आइए इस यात्रा की शुरुआत करें, एक ऐसे मन की ओर जो केवल सोचता ही नहीं, बल्कि जीना भी जानता है। भाग 1, नीड फॉर सर्टेनिटी, 100% निश्चितता की मांग। ये ओसीडी का सबसे महत्वपूर्ण मानसिक पैटर्न माना जाता है। ओसीडी का मूल संदेश अक्सर यही होता है, जब तक 100% यकीन न हो जाए, तब तक चैन मत लो। यहीं से ओसीडी का चक्र शुरू होता है। नीड फॉर सर्टेनिटी क्या है? सरल भाषा में, हर बात में पूरी गारंटी, पूरा यकीन और जरा भी संदेह न रहने की इच्छा। सामान्य व्यक्ति कहता है, 90-95% यकीन काफी है। लेकिन नीड फॉर सर्टेनिटी वाला मन कहता है, नहीं, 100% चाहिए। समस्या यह है कि जीवन में लगभग किसी भी चीज की 100% गारंटी नहीं होती। ये कैसे शुरू होता है? मान लीजिए मन में एक विचार आया, कहीं मैंने दरवाजा खुला तो नहीं छोड़ दिया। सामान्य व्यक्ति, शायद बंद किया था, और आगे बढ़ जाता है। लेकिन नीड फॉर सर्टेनिटी कहती है, शायद नहीं, पक्का होना चाहिए। यहीं से समस्या शुरू होती है। फिर क्या होता है? मन कहता है, जाकर देख लो। देख लिया, कुछ सेकंड राहत मिली। फिर मन, लेकिन क्या तुमने ठीक से देखा था? फिर चेक, फिर अगर देखने में गलती हो गई हो? फिर चेक। अब समस्या दरवाजा नहीं है, समस्या है 100% निश्चितता पाने की कोशिश। एक और उदाहरण, किसी ने कहा, शायद मैंने तुम्हारी बात का गलत मतलब समझ लिया। सामान्य व्यक्ति, कोई बात नहीं, बाद में साफ हो जाएगा। लेकिन नीड फॉर सर्टेनिटी, ग्रेटर देन, नहीं, अभी पता करो, अभी स्पष्ट करो, अभी समाधान चाहिए। ओसीडी ऐसा क्यों करता है? क्योंकि ओसीडी को लगता है, अगर थोड़ी भी अनिश्चितता रह गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए वो बार बार कहता है,
एक बार और सोचो। लेकिन समस्या कहाँ है? ओसीडी एक झूठ बोलता है। वो कहता है, बस एक बार और चेक कर लो, फिर हमेशा के लिए चैन मिल जाएगा। लेकिन होता उल्टा है। हर बार चेक करने से दिमाग सीखता है। ग्रेटर दैन, हाँ, ये सचमुच खतरे वाली चीज है। इसलिए बार बार चेक करना जरूरी है। इस तरह ओसीडी मजबूत होता जाता है। एक आसान उदाहरण। मान लो किसी बच्चे को अंधेरे से डर लगता है। हर रात वो पूछता है, कमरे में भूत तो नहीं? परिवार हर बार कहता है, नहीं। उस रात राहत मिल जाती है। लेकिन अगली रात फिर वही सवाल। क्यों? क्योंकि दिमाग ने डर से जीना नहीं सीखा। उसने केवल आश्वासन लेना सीखा। क्या जीवन में 100% निश्चितता संभव है? नहीं। उदाहरण, क्या कोई 100% कह सकता है कि कल बारिश नहीं होगी? क्या कोई 100% कह सकता है कि गाड़ी कभी खराब नहीं होगी? क्या कोई 100% कह सकता है कि कोई गलती कभी नहीं होगी? नहीं। जीवन संभावनाओं, प्रोबेबिलिटीज पर चलता है, गारंटी, सर्टेनिटी पर नहीं। नीड फॉर सर्टेनिटी से बाहर कैसे आए? एक, पहले पहचाने। जब भी मन कहे 100% पक्का होना चाहिए, तो पहचान ले। ये सर्टेनिटी की मांग है। पहचानना पहला कदम है। 2, खुद से पूछें, क्या मुझे वास्तव में जानकारी चाहिए या मुझे केवल 100% यकीन चाहिए? दोनों अलग बातें हैं। 3, अनिश्चितता को रहने दें। मान ले, हो सकता है और हो सकता है नहीं। यही अभ्यास है। 4, तुरंत समाधान मत खोजिए। मन कहे, अभी सोचो। आप कहें, जरूरी हुआ तो बाद में देखूंगा। हर विचार पर तुरंत प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होता। 5, कार्रवाई करें। गारंटी नहीं खोजें। यदि कोई वास्तविक काम करना है, तो उसे सामान्य तरीके से करें और आगे बढ़ें। बार बार उसी बात को मन में दोहराकर 100% यकीन पाने की कोशिश न करें। 6, असुविधा को सहना सीखें। शुरुआत में बेचैनी होगी। यही सामान्य है। ओसीडी की रिकवरी का लक्ष्य यह नहीं कि अनिश्चितता खत्म हो जाए, बल्कि यह है कि अनिश्चितता के साथ भी जीवन आगे बढ़ सके। याद रखने योग्य वाक्य: 100% निश्चितता जीवन का नियम नहीं, मन की मांग है। हर संदेह का उत्तर ढूंढना जरूरी नहीं होता। अनिश्चितता दुश्मन नहीं, जीवन का हिस्सा है। रिकवरी का मतलब 100% यकीन पाना नहीं, बल्कि बिना 100% यकीन के भी आगे बढ़ना सीखना है। छोटा अभ्यास: 5-10 मिनट। आज जब भी किसी बात पर मन कहे, पहले पूरी तरह पक्का कर लो। तब 1, उस विचार को पहचाने। 2, मन ही मन कहें, शायद हाँ, शायद नहीं। 3, यदि कोई वास्तविक और आवश्यक कार्रवाई बनती है, तो उसे एक बार सामान्य तरीके से करें। 4, उसके बाद उसी बात को बार बार मन में जांचने या दोहराने की बजाय अपने अगले काम पर लौट आएं। धीरे धीरे मस्तिष्क ये सीखने लगता है कि अनिश्चितता के साथ भी सुरक्षित और सार्थक जीवन जिया जा सकता है। भाग 2, मेंटल चेकिंग, मन में बार बार जांच करना। मेंटल चेकिंग ओसीडी का एक ऐसा कंपल्शन है जो बाहर से दिखाई नहीं देता। व्यक्ति बाहर से बिल्कुल शांत दिख सकता है, लेकिन उसके मन के भीतर लगातार जांच चल रही होती है। मेंटल चेकिंग क्या है? सरल भाषा में, किसी बात को बार बार मन में जांचते रहना ताकि 100% यकीन मिल जाए। ये जांच बाहर नहीं, मन के अंदर होती है। ये कैसी दिखती है? उदाहरण, क्या मैंने सही निर्णय लिया था? क्या मेरा इरादा सही था? क्या मैंने किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया? क्या मैंने भगवान का अपमान तो नहीं किया? क्या मैं सच में अच्छा इंसान हूं? क्या मेरा उत्तर सही था? व्यक्ति बार बार इन्हीं सवालों को मन में दोहराता रहता है। मेंटल चेकिंग कैसे काम करती है? मान लीजिए एक विचार आया, कहीं मैंने किसी को गलत बात तो नहीं कह दी। अब मन तुरंत जांच शुरू कर देता है। मैंने क्या कहा था? उसने कैसे प्रतिक्रिया दी थी? शायद मैं गलत था। नहीं, शायद सही था। एक बार फिर याद करता हूं। कुछ देर बाद थोड़ी राहत मिलती है, फिर वही संदेह वापस आ जाता है और जांच फिर शुरू हो जाती है। एक आसान उदाहरण कल्पना करें कि कोई व्यक्ति बार बार अपनी जेब टटोलता है कि मोबाइल है या नहीं। अब यही काम मन के अंदर होने लगे, बार बार, क्या मैंने सही किया? यही मेंटल चेकिंग है। मेंटल चेकिंग इतनी आकर्षक क्यों लगती है? क्योंकि शुरुआत में ये राहत देती है। मन कहता है, बस एक बार और सोच लो, सब साफ हो जाएगा।
लेकिन वास्तव में ये राहत अस्थायी होती है, कुछ देर बाद फिर वही संदेह लौट आता है। समस्या क्या है? हर बार मेंटल चेकिंग करने पर दिमाग सीखता है। यह विचार बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अगली बार वही विचार और जल्दी आता है। यानी जितनी ज्यादा जांच उतना मजबूत ओसीडी। क्या मेंटल चेकिंग वास्तव में समस्या हल करती है? अधिकतर मामलों में नहीं। क्यों? क्योंकि यह नई जानकारी नहीं देती, केवल पुरानी बातों को बार बार दोहराती है। यदि 20 बार सोचने से उत्तर नहीं मिला, तो 21वीं बार भी मिलने की संभावना बहुत कम है। मेंटल चेकिंग और वास्तविक सोच में अंतर। वास्तविक सोच समस्या का समाधान निकालती है, नई जानकारी का उपयोग करती है, निर्णय लेकर समाप्त हो जाती है। उदाहरण, गैस बंद करनी है। एक बार जाकर देख लिया, काम समाप्त। मेंटल चेकिंग बार बार वही सवाल, कोई नई जानकारी नहीं, कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं, केवल अस्थायी राहत। मेंटल चेकिंग को कैसे कम करें? 1. पहले पहचानें जब भी मन बार बार एक ही बात जांचने लगे, खुद से पूछें, ग्रेटर दैन, क्या मैं नई जानकारी खोज रहा हूं या वही बात फिर से जांच रहा हूं? अगर नई जानकारी नहीं है, तो संभवतः यह मेंटल चेकिंग है। 2. हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, ओसीडी कहता है। इसका उत्तर अभी दो। आप कह सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब अभी मिले। 3. जांच रोककर काम पर लौटें जब पहचान जाए कि मेंटल चेकिंग चल रही है। बातचीत जारी रखें, अपना काम करें, चलना, खाना, पढ़ना या जो भी काम कर रहे हो, उसी पर लौट आएं। लक्ष्य विचार हटाना नहीं, जांच बंद करना है। 4. बेचैनी को थोड़ी देर रहने दें। शुरुआत में मन कहेगा, नहीं, एक बार और सोचो। यदि आप जांच नहीं करेंगे, तो बेचैनी कुछ समय तक रह सकती है। धीरे धीरे मस्तिष्क सीखता है, बिना जांच किए भी कुछ बुरा नहीं हुआ। 5. शायद का अभ्यास करें, हर बार 100% उत्तर खोजने की बजाय कहें, शायद हाँ, शायद नहीं। यह अनिश्चितता को स्वीकार करने का अभ्यास है। एक सामान्य गलती बहुत से लोग सोचते हैं, मैं सिर्फ सोच रहा हूं, कोई कंपल्शन नहीं कर रहा। लेकिन यदि सोचने का उद्देश्य राहत पाना, यकीन पाना या चिंता कम करना है, तो वह मेंटल चेकिंग हो सकती है। याद रखने योग्य बातें, हर विचार की जांच करना आवश्यक नहीं। मेंटल चेकिंग समाधान नहीं, ओसीडी का ईंधन है। राहत जांच से नहीं, जांच छोड़ने के अभ्यास से आती है। रिकवरी का लक्ष्य विचारों को रोकना नहीं, हर विचार की जांच करने की आदत को छोड़ना है। छोटा अभ्यास, आज पूरे दिन केवल एक काम करें। जब भी मन किसी बात को दूसरी या तीसरी बार जांचने लगे, रुककर खुद से पूछें, क्या मैं नई जानकारी खोज रहा हूं या केवल यकीन पाने के लिए वही बात दोहरा रहा हूं? यदि उत्तर दूसरा है, तो जांच जारी रखने के बजाय अपना ध्यान वापस वर्तमान काम पर ले जाएं। यही मेंटल चेकिंग से बाहर निकलने की शुरुआत है। भाग 3, सीकिंग रीअश्योरेंस, बार बार आश्वासन लेना। सीकिंग रीअश्योरेंस का अर्थ है अपनी चिंता या संदेह को शांत करने के लिए बार बार दूसरों से या खुद से पुष्टि, कंफर्मेशन लेना। शुरुआत में ये बहुत सामान्य और मददगार लगता है, लेकिन ओसीडी में यही आदत धीरे धीरे समस्या को बनाए रखती है। रीअश्योरेंस क्या है? सरल भाषा में, जब मन कहता है, मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक कोई मुझे यह न कह दे कि सब ठीक है। यही रीअश्योरेंस है। ये कैसी दिखती है? उदाहरण, तुम्हें पक्का लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया? तुम नाराज तो नहीं हो? मैं बुरा इंसान तो नहीं हूं? मैंने दरवाजा बंद किया था ना? मेरे टेस्ट ठीक आएंगे ना? क्या तुम्हें भी लगता है कि सब ठीक है? हर बार उद्देश्य एक ही होता है, थोड़ी देर के लिए चिंता कम करना। केवल दूसरों से पूछना ही रीअश्योरेंस नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि रीअश्योरेंस का मतलब केवल किसी और से पूछना है, लेकिन ऐसा नहीं है। व्यक्ति खुद से भी रीअश्योरेंस ले सकता है। जैसे, नहीं, मैं अच्छा इंसान हूं। नहीं, मैंने सही किया था। नहीं, ऐसा नहीं होगा। चलो एक बार फिर सोचकर खुद को समझा लेता हूं। यह भी रीअश्योरेंस का ही रूप है। शुरुआत में यह अच्छा क्यों लगता है? मान लीजिए मन में संदेह आया, कहीं मैंने किसी को दुख तो नहीं पहुंचाया? आपने किसी से पूछा, वो बोला, नहीं, तुरंत राहत मिली। मन शांत हो गया। लेकिन कुछ घंटे बाद फिर वही संदेह, फिर रीअश्योरेंस, फिर राहत, फिर वही संदेह। यही ओसीडी का चक्र है।
संदेह, चिंता, आश्वासन, थोड़ी राहत, फिर संदेह, यही चक्र बार बार चलता रहता है। एक आसान उदाहरण कल्पना कीजिए कि किसी बच्चे को हर रात डर लगता है। वो रोज पूछता है, मम्मी बाहर कोई है तो नहीं? मम्मी कहती है, नहीं। बच्चा शांत हो जाता है। लेकिन अगली रात फिर वही सवाल। अगर हर रात यही होता रहे तो बच्चा डर से निपटना नहीं सीखता। वो केवल आश्वासन पर निर्भर होना सीखता है। ओसीडी भी कुछ ऐसा ही करता है। समस्या कहाँ है? रीएश्योरेंस से समस्या हल नहीं होती। सिर्फ चिंता थोड़ी देर के लिए कम होती है। दिमाग सीखता है। जब भी डर लगे किसी से पूछ लेना। इससे आत्मविश्वास नहीं बढ़ता, बल्कि रीएश्योरेंस की आदत बढ़ती जाती है। क्या हमेशा रीएश्योरेंस लेना गलत है? नहीं। यदि वास्तव में जानकारी की जरूरत है तो पूछना बिल्कुल सामान्य है। उदाहरण, रास्ता पूछना, डॉक्टर से रिपोर्ट समझना, किसी नियम के बारे में जानकारी लेना। ये रीएश्योरेंस नहीं, जानकारी, इंफॉर्मेशन लेना है। समस्या तब होती है जब एक ही बात बार बार पूछी जाए जबकि उत्तर पहले से मिल चुका हो। रीएश्योरेंस और इंफॉर्मेशन में अंतर। इंफॉर्मेशन, मुझे ये जानकारी नहीं पता। एक बार पूछा, उत्तर मिला, काम समाप्त। रीएश्योरेंस, उत्तर पहले से पता है, फिर भी मन कहता है, एक बार और पूछ लो। यही ओसीडी का जाल है। इससे बाहर कैसे आएं? एक, पहले पहचाने। जब मन कहे, किसी से पूछ लो, तो रुक कर पूछें, क्या मुझे नई जानकारी चाहिए या केवल चिंता कम करनी है? अगर केवल चिंता कम करनी है तो ये रीएश्योरेंस हो सकती है। 2, तुरंत मत पूछिए। मन कहे, अभी पूछो। आप कहें, मैं थोड़ी देर रुकूंगा। शुरुआत 10 मिनट से करें, फिर 30 मिनट, फिर 1 घंटा। धीरे धीरे दिमाग सीखने लगता है कि बिना रीएश्योरेंस के भी चिंता अपने आप कम हो सकती है। 3, चिंता को रहने दें। मन कहे, अगर नहीं पूछा तो? आप कह सकते हैं, हो सकता है, मैं अभी नहीं पूछूंगा। यही ईआरपी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। 4, अपने निर्णय पर भरोसा करना सीखें। हर छोटी बात पर पुष्टि लेने की बजाय धीरे धीरे स्वयं निर्णय लें। शुरुआत में थोड़ा डर लगेगा, लेकिन अभ्यास से आत्मविश्वास बढ़ता है। 5, हर बार उत्तर मत खोजिए। कई बार सबसे अच्छा उत्तर होता है, मुझे नहीं पता, और यह ठीक है। रिकवरी का लक्ष्य क्या है? रिकवरी का लक्ष्य यह नहीं कि मन में कभी संदेह ही ना आए, बल्कि यह है कि संदेह आने पर भी हर बार रीएश्योरेंस लेने की जरूरत महसूस ना हो। याद रखने योग्य बातें, रीएश्योरेंस राहत देती है, समाधान नहीं। हर बार आश्वासन लेने से ओसीडी मजबूत होता है। आत्मविश्वास उत्तर मिलने से नहीं, अनिश्चितता सहने से बढ़ता है। हर संदेह का जवाब मिलना जरूरी नहीं होता। छोटा अभ्यास, आज केवल एक अभ्यास करें। जब भी मन कहे, किसी से पूछ लो कि सब ठीक है, तो तुरंत पूछने की बजाय 10-15 मिनट रुकें। उस दौरान अपनी सामान्य दिनचर्या जारी रखें। यदि यह वास्तविक आपात स्थिति नहीं है तो देखें कि बिना रीएश्योरेंस के भी क्या चिंता थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। यही अभ्यास धीरे धीरे ओसीडी के इस चक्र को कमजोर करता है। भाग 4, रूमिनेशन, बार बार एक ही बात चबाना। रूमिनेशन ओसीडी के सबसे छिपे हुए और सबसे थका देने वाले पैटर्न्स में से एक है। कई लोगों को लगता है कि वे समस्या सुलझा रहे हैं, जबकि वास्तव में वे उसी समस्या के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। रूमिनेशन क्या है? सरल भाषा में, बिना किसी नए निष्कर्ष के एक ही बात को बार बार सोचते रहना। ऐसा लगता है कि अगर मैं थोड़ा और सोचूंगा तो जवाब मिल जाएगा, लेकिन जवाब नहीं मिलता, सिर्फ सोच चलती रहती है। रूमिनेशन कैसी दिखती है? उदाहरण, मैंने ऐसा क्यों किया? अगर उस दिन ऐसा न किया होता तो क्या मैंने गलती की थी? मैंने ऐसा क्यों सोचा? क्या इसका कोई छिपा हुआ मतलब है? क्या मैं सच में ऐसा इंसान हूं? घंटों सोचते रहना, लेकिन अंत में वही उलझन। रूमिनेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग में अंतर। स्वस्थ प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। सोचा, पेट्रोल है, बैटरी ठीक है, मैकेनिक के पास जाना चाहिए। निर्णय लिया, काम समाप्त। रूमिनेशन, समस्या, क्या मैंने सही किया था? फिर शायद सही नहीं, शायद गलत, लेकिन अगर, हो सकता है। 30 मिनट बाद भी वही, 2 घंटे बाद भी वही, अगले दिन भी वही। रूमिनेशन का भ्रम।
रूमिनेशन हमेशा कहती है, बस थोड़ा और सोचो। यही उसका जाल है। हर बार लगता है कि अब जवाब मिलने वाला है, लेकिन जवाब कभी नहीं आता। ये क्यों चलता रहता है? क्योंकि ओसीडी यह विश्वास दिलाता है, अगर तुमने पूरी तरह सोच लिया तो तुम्हें हमेशा के लिए शांति मिल जाएगी। लेकिन वास्तव में होता उल्टा है। जितना अधिक सोचते हैं, उतना अधिक दिमाग उसी विषय को महत्वपूर्ण मानने लगता है। एक आसान उदाहरण कल्पना कीजिए कि एक कुत्ता अपनी पूंछ पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वो घूमता ही जा रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहा। रूमिनेशन भी ऐसा ही है, बहुत मानसिक मेहनत, बहुत कम परिणाम। रूमिनेशन के सामान्य विषय अतीत, भविष्य, नैतिकता, रिश्ते, धर्म, पहचान, निर्णय, गलती, क्यों, लेकिन विषय महत्वपूर्ण नहीं है। पैटर्न महत्वपूर्ण है। रूमिनेशन की पहचान कैसे करें? खुद से पूछें, 1. क्या मैं नई जानकारी सोच रहा हूं या वही बात दोहरा रहा हूं? 2. क्या पिछले 20 मिनट में कोई नया निष्कर्ष मिला? अगर नहीं, तो संभवतः ये रूमिनेशन है। 3. क्या मैं सोचकर समस्या हल कर रहा हूं या सोचने की आदत में फंसा हूं? रूमिनेशन क्यों नुकसान करती है? क्योंकि चिंता बढ़ती है, निर्णय लेना कठिन हो जाता है, वर्तमान जीवन छूट जाता है, दिमाग थक जाता है, ओसीडी और मजबूत होता है। इससे बाहर कैसे आएं? 1. रूमिनेशन को पहचाने। पहचान ही आधी जीत है। मन कहे, थोड़ा और सोचो। आप पूछें, ग्रेटर देन, क्या ये समाधान है या रूमिनेशन? 2. हर सवाल का जवाब मत खोजिए। मन, क्यों? आप, शायद मुझे अभी इसका उत्तर नहीं मिलेगा। 3. सोचना बंद मत कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। रिकवरी का मतलब विचार रोकना नहीं है। रिकवरी का मतलब है विचारों के साथ बैठना, लेकिन उनके पीछे भागना नहीं। 4. ध्यान वापस वर्तमान पर लाएं जब पता चले कि रूमिनेशन चल रही है। जो काम कर रहे थे उसी पर लौटें। आसपास की आवाजें सुनें। सांस पर ध्यान दें। शरीर की गतिविधि महसूस करें। लक्ष्य विचार हटाना नहीं है, लक्ष्य है वर्तमान में लौटना। 5. शायद का अभ्यास करें। मन, मुझे अभी उत्तर चाहिए। आप, शायद मिलेगा, शायद नहीं। 6. अधूरेपन को स्वीकार करें। कुछ प्रश्नों का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, कुछ का शायद कभी नहीं मिलता, फिर भी जीवन चलता है। एक सामान्य गलती बहुत लोग सोचते हैं, मैं तो सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अगर वही बात बार बार बिना नए निष्कर्ष के घूम रही है, तो वो समझना नहीं, रूमिनेशन है। याद रखने योग्य बातें। रूमिनेशन समस्या का समाधान नहीं, समस्या का चक्कर है। हर क्यों का उत्तर जरूरी नहीं होता। सोचना और सोचते रहना दो अलग बातें हैं। रिकवरी का मतलब कम सोचना नहीं, बल्कि बेकार की सोच में कम फंसना है। छोटा अभ्यास, आज एक प्रयोग करें। जब भी मन किसी एक प्रश्न पर 5-10 मिनट से अधिक घूमने लगे, रुककर खुद से पूछें, क्या पिछले 10 मिनट में मुझे कोई नई जानकारी मिली है? यदि उत्तर नहीं है, तो उस सोच को आगे बढ़ाने की बजाय अपने वर्तमान काम पर लौट आएं। याद रखें, रूमिनेशन को हराने का तरीका सही उत्तर ढूंढना नहीं, बल्कि उस अंतहीन सोच के चक्र से बाहर निकलना सीखना है। भाग 5, थॉट एक्शन फ्यूजन, विचार और वास्तविकता को एक जैसा मान लेना। थॉट एक्शन फ्यूजन, टाफ, ओसीडी का एक बहुत महत्वपूर्ण मानसिक पैटर्न है। सरल शब्दों में इसका अर्थ है, ग्रेटर दैन, जो मैंने सोचा वो मेरे बारे में कुछ साबित करता है या उसके सच होने की संभावना बढ़ा देता है। यानी व्यक्ति विचार, थॉट, और वास्तविकता या इरादे, एक्शन, रियलिटी के बीच का अंतर भूलने लगता है। एक आसान उदाहरण मान लीजिए, अचानक मन में विचार आया, ग्रेटर दैन, कहीं मैं किसी को धक्का न दे दूं। सामान्य व्यक्ति सोचता है, ग्रेटर दैन, अजीब विचार है, और आगे बढ़ जाता है। लेकिन थॉट एक्शन फ्यूजन वाला मन कहता है, ग्रेटर दैन, अगर ऐसा विचार आया है तो कहीं मैं सच में ऐसा इंसान तो नहीं? अगर ऐसा सोच लिया तो कहीं ऐसा हो न जाए। यहीं से ओसीडी का चक्र शुरू होता है। थॉट एक्शन फ्यूजन के दो मुख्य रूप। 1. मॉरल थॉट एक्शन फ्यूजन, नैतिक। व्यक्ति मानने लगता है, ग्रेटर दैन, बुरा विचार आना बुरा काम करने जितना ही गलत है। उदाहरण, अगर मेरे मन में किसी के लिए हिंसक विचार आया तो मैं बुरा इंसान हूं।
अगर भगवान के बारे में अनुचित विचार आया तो मैंने पाप कर दिया। जबकि विचार और कर्म अलग अलग चीजें हैं। 2. लाइक्लीहुड थॉट एक्शन फ्यूजन, संभावना। व्यक्ति मानने लगता है ग्रेटर दैन, अगर मैंने किसी घटना के बारे में सोच लिया तो उसके होने की संभावना बढ़ गई। उदाहरण, अगर मैंने दुर्घटना के बारे में सोचा तो कहीं सच में दुर्घटना न हो जाए। अगर मैंने किसी बीमारी के बारे में सोचा तो कहीं मुझे वही बीमारी न हो जाए। जबकि केवल किसी बात का विचार आ जाना उसके सच होने की संभावना नहीं बढ़ाता। ऐसा क्यों होता है? ओसीडी विचारों को बहुत अधिक महत्व देता है। वो कहता है ग्रेटर दैन, यह विचार सामान्य नहीं है, इसका कोई मतलब जरूर है। फिर व्यक्ति उस विचार का अर्थ खोजने लगता है। यहीं से रूमिनेशन, मेंटल चेकिंग और रीअश्योरेंस भी शुरू हो सकते हैं। एक उदाहरण कल्पना कीजिए कि आप सड़क पर चल रहे हैं। अचानक मन में आता है ग्रेटर दैन, अगर मैं अभी चिल्ला दूं तो? क्या इसका मतलब है कि आप सच में चिल्लाएंगे? नहीं, ये केवल एक विचार है। मन हर दिन हजारों विचार पैदा करता है। हर विचार सच नहीं होता। सबसे बड़ी गलती ओसीडी कहता है ग्रेटर दैन, इस विचार का मतलब खोजो, लेकिन हर विचार का कोई गहरा अर्थ नहीं होता। कई विचार केवल दिमाग की स्वतः उत्पन्न गतिविधि, मेंटल नॉइस, होते हैं। इससे बाहर कैसे आएं? 1. विचार को केवल विचार माने। जब कोई अजीब विचार आए, खुद से कहें ग्रेटर दैन, ये केवल एक विचार है, कोई तथ्य नहीं। 2. विचार का अर्थ मत खोजिए, मन कहे ग्रेटर दैन, ये क्यों आया? आप कहें ग्रेटर दैन, मुझे इसका अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है। 3. विचार से लड़िए मत, बहुत लोग कोशिश करते हैं। ग्रेटर दैन, मुझे यह विचार नहीं आना चाहिए, लेकिन जितना दबाएंगे उतना वह लौट सकता है। विचार आने देना और उसके पीछे न भागना अधिक उपयोगी होता है। 4. कंपल्शन से बचें। यदि विचार आने के बाद आप बार बार जांच करते हैं, मन में प्रार्थना दोहराते हैं, खुद को समझाते रहते हैं या बार बार आश्वासन खोजते हैं, तो ओसीडी मजबूत होता है। 5. अनिश्चितता स्वीकार करें। कई बार सबसे स्वस्थ उत्तर होता है ग्रेटर दैन, हो सकता है नहीं, मैं इस विचार की जांच नहीं करूंगा। ये ओसीडी को कमजोर करता है। एक छोटा प्रयोग, अभी 30 सेकंड के लिए कोशिश करें। ग्रेटर दैन, मैं किसी गुलाबी हाथी के बारे में नहीं सोचूंगा। क्या हुआ? अधिकतर लोगों के मन में गुलाबी हाथी आ गया। क्या इसका मतलब है कि वे गुलाबी हाथी चाहते हैं? नहीं। ये दिखाता है कि विचार आना और इच्छा होना अलग अलग बातें हैं। याद रखने योग्य बातें, हर विचार सच नहीं होता। हर विचार आपके चरित्र का प्रमाण नहीं होता। विचार और कर्म अलग अलग हैं। विचारों का आना सामान्य है, उनके पीछे भागना ओसीडी का चक्र बनाता है। रिकवरी का लक्ष्य विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें बिना अर्थ दिए आने जाने देना सीखना है। एक महत्वपूर्ण बात, थॉट एक्शन फ्यूजन का अर्थ यह नहीं है कि विचारों का कोई प्रभाव कभी नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति किसी योजना पर जानबूझकर बार बार और उद्देश्यपूर्वक विचार करता है, तो वो उसके व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। लेकिन ओसीडी में बात अलग होती है। वहां अनचाहे, इंट्रूसिव विचार आते हैं, जिनसे व्यक्ति परेशान होता है और जिनके अनुसार वह चलना नहीं चाहता। ऐसे विचारों का आना ये साबित नहीं करता कि व्यक्ति वैसा है या वैसा करेगा। यही अंतर समझना थॉट एक्शन फ्यूजन से बाहर निकलने की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत है। भाग 6, व्हाट इफ लूप, अनंत, अगर ऐसा हो गया तो। व्हाट इफ लूप ओसीडी और एंजाइटी दोनों में बहुत सामान्य पैटर्न है। सरल भाषा में इसका अर्थ है ग्रेटर दैन, मन का बार बार भविष्य की संभावित समस्याओं की कल्पना करना और हर संभावना का उत्तर अभी ही ढूंढने की कोशिश करना। व्हाट इफ लूप क्या है? मान लीजिए मन में एक छोटा सा विचार आया, अगर मैं गलती कर दूं तो? यहीं तक बात रहती तो कोई समस्या नहीं थी। लेकिन ओसीडी आगे कहता है अगर गलती हो गई तो? अगर उससे किसी को नुकसान हो गया तो? अगर लोग मुझे गलत समझने लगे तो? अगर मैं ये सह नहीं पाया तो? एक अगर दूसरे अगर को जन्म देता जाता है। ये कैसा दिखता है? उदाहरण, अगर मैं बीमार पड़ गया तो? अगर मैंने गलत निर्णय ले लिया तो? अगर लोग मुझे गलत समझ ले तो? अगर भविष्य खराब हो गया तो? अगर मैं कभी ठीक ही न हुआ तो? अगर मैं कुछ महत्वपूर्ण भूल गया तो?
हर प्रश्न के बाद एक नया प्रश्न, कोई अंतिम उत्तर नहीं। व्हाट इफ लूप क्यों चलता रहता है? क्योंकि ओसीडी कहता है, अगर तुमने हर संभावना के लिए पहले से तैयारी कर ली तो तुम सुरक्षित रहोगे। ये सुनने में समझदारी लगती है, लेकिन वास्तव में ऐसा कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि मन हमेशा एक नया व्हाट इफ पैदा कर देता है। एक आसान उदाहरण कल्पना कीजिए कि आपको एक पेड़ की 10 शाखाएं काटनी है। जैसे ही एक शाखा काटते हैं, 2 नई शाखाएं निकल आती हैं। यही व्हाट इफ लूप है। एक सवाल खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी गलती व्यक्ति सोचता है, अगर मैं हर व्हाट इफ का जवाब ढूंढ लूं तो मुझे शांति मिल जाएगी। लेकिन होता उल्टा है, जितने अधिक उत्तर खोजते हैं उतने अधिक नए सवाल पैदा होते हैं। वास्तविक प्लानिंग और व्हाट इफ लूप में अंतर। स्वस्थ प्लानिंग, कल बारिश हो सकती है तो मैं छाता ले जाता हूं। बस, काम समाप्त। व्हाट इफ लूप, अगर बारिश बहुत तेज हो गई तो? अगर छाता टूट गया तो? अगर मैं भीग गया तो? अगर मुझे बुखार हो गया तो? अगर ऑफिस नहीं जा पाया तो? अगर नौकरी चली गई तो? एक छोटा विचार एक लंबी कहानी बन जाता है। इससे नुकसान क्या होता है? वर्तमान का आनंद खत्म हो जाता है, चिंता बढ़ती जाती है, निर्णय लेना कठिन हो जाता है, दिमाग थक जाता है, ओसीडी और मजबूत हो जाता है। इससे बाहर कैसे आएं? एक, पहचाने कि व्हाट इफ शुरू हो गया है जैसे ही मन कहे। अगर रुककर पूछें, क्या यह वास्तविक समस्या है या भविष्य की कल्पना? 2, हर सवाल का उत्तर मत खोजिए। ओसीडी चाहता है कि आप हर व्हाट इफ का जवाब दें, लेकिन रिकवरी कहती है, ग्रेटर देन हर प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। 3, शायद का अभ्यास करें। मन, अगर ऐसा हो गया तो? आप, हो सकता है और हो सकता है नहीं। ये छोटा सा उत्तर ओसीडी को पसंद नहीं आता, लेकिन रिकवरी को बहुत पसंद आता है। 4, वर्तमान में लौटिए। जब व्हाट इफ लूप शुरू हो तो जानबूझकर अपने वर्तमान काम पर लौटें। अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, अगर खाना खा रहे हैं तो खाइए, अगर चल रहे हैं तो चलिए। विचारों को हटाइए मत, बस उनके पीछे मत जाइए। 5, वास्तविक समस्या और काल्पनिक समस्या में अंतर करें। उदाहरण, वास्तविक समस्या, गैस खुली छोड़ दी है, जाकर बंद कर दीजिए। काल्पनिक समस्या, अगर शायद खुली रह गई हो, जबकि सामान्य तरीके से जांच पहले ही हो चुकी है। अब ये व्हाट इफ लूप हो सकता है। 6, अनिश्चितता को जगह दें। जीवन में हर बात की गारंटी नहीं मिल सकती। रिकवरी का अभ्यास है, मैं हर संभावना को नियंत्रित नहीं कर सकता और यह ठीक है। एक सामान्य गलती बहुत लोग कहते हैं, मैं तो सिर्फ भविष्य के लिए तैयार हो रहा हूं। लेकिन अगर तैयारी के बाद भी मन बार बार नए व्हाट इफ बना रहा है, तो वो तैयारी नहीं, ओसीडी का लूप है। याद रखने योग्य बातें, हर व्हाट इफ महत्वपूर्ण नहीं होता, हर संभावना के लिए अभी समाधान ढूंढना जरूरी नहीं है। प्लानिंग सीमित होती है, व्हाट इफ लूप अंतहीन होता है। अनिश्चितता जीवन का हिस्सा है, दुश्मन नहीं। छोटा अभ्यास, आज जब भी मन पूछे, अगर ऐसा हो गया तो, तब तुरंत उत्तर खोजने की बजाय केवल इतना कहें, हो सकता है नहीं। अभी मैं अपने वर्तमान काम पर लौटता हूं। फिर जानबूझकर अपना ध्यान उसी काम पर वापस ले आए। एक महत्वपूर्ण बात, व्हाट इफ लूप का उद्देश्य भविष्य की रक्षा करना लगता है, लेकिन वास्तव में यह वर्तमान को छीन लेता है। रिकवरी तब शुरू होती है जब व्यक्ति हर व्हाट इफ का पीछा करने की बजाय ये सीखता है कि कुछ प्रश्न अनुत्तरित रह सकते हैं, फिर भी जीवन आगे बढ़ सकता है। भाग 7, परफेक्शनिस्टिक थिंकिंग, पूर्णता की जिद। परफेक्शनिस्टिक थिंकिंग का मतलब है, जब तक कोई काम बिल्कुल सही परफेक्ट नहीं होगा, तब तक वो स्वीकार नहीं है। पहली नज़र में यह अच्छी आदत लग सकती है, लेकिन जब ये बहुत कठोर हो जाती है तो चिंता, टालमटोल और ओसीडी का कारण बन सकती है। परफेक्शनिज्म क्या है? सरल भाषा में, ऐसा विश्वास कि मुझे गलती नहीं करनी चाहिए, हर काम बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर थोड़ा भी गलत हुआ तो वो असफलता है। ये कैसी दिखती है? उदाहरण, जब तक मुझे पूरा विश्वास नहीं होगा, मैं निर्णय नहीं लूंगा। अगर एक छोटी गलती हो गई तो सब खराब हो जाएगा। यह उत्तर अभी भी परफेक्ट नहीं है, इसे फिर से सुधारता हूं।
अभी शुरुआत नहीं करूंगा, पहले पूरी तैयारी कर लूं। स्वस्थ उत्कृष्टता, एक्सीलेंस और परफेक्शनिज्म में अंतर। एक्सीलेंस, स्वस्थ व्यक्ति कहता है, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। अगर छोटी गलती हो जाए तो वो उससे सीखकर आगे बढ़ जाता है। परफेक्शनिज्म व्यक्ति कहता है, या तो 100% सही होगा या मैं संतुष्ट नहीं हो सकता। एक छोटी गलती भी उसे बहुत परेशान कर सकती है। ओसीडी में ये कैसे काम करता है? ओसीडी कहता है, अगर 100% सही नहीं हुआ तो खतरा है। इसलिए व्यक्ति बार बार जांचता है, बार बार सुधारता है, निर्णय टालता है, बार बार सोचता है। यानी परफेक्शनिज्म कई अन्य ओसीडी पैटर्न्स को भी बढ़ाता है। एक आसान उदाहरण मान लीजिए, किसी छात्र को एक प्रोजेक्ट जमा करना है। स्वस्थ तरीका वो मेहनत करता है, जितना अच्छा हो सकता है करता है, और समय पर जमा कर देता है। परफेक्शनिज्म वो बार बार बदलता रहता है, हर बार कुछ नया सुधारता है। अंत में या तो देर हो जाती है या प्रोजेक्ट कभी पूरा ही नहीं लगता। सबसे बड़ी गलतफहमी। परफेक्शनिज्म कहता है, परफेक्ट बनने से गलतियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन सच्चाई ये है, गलतियां जीवन का हिस्सा है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति बिना गलती के नहीं जीता। परफेक्शनिज्म की कीमत धीरे धीरे व्यक्ति निर्णय लेने से डरने लगता है, काम शुरू करने से बचता है, छोटी गलती पर बहुत दुखी हो जाता है, खुद से हमेशा असंतुष्ट रहता है, मानसिक रूप से थक जाता है। इससे बाहर कैसे आए? 1. परफेक्ट की जगह गुड इनफ अपनाएं। खुद से पूछें, क्या ये पर्याप्त, अच्छा, गुड इनफ है? हर काम को उत्कृष्ट होना जरूरी नहीं। 2. छोटी गलतियों की अनुमति दें। जानबूझकर छोटी छोटी सामान्य गलतियों को स्वीकार करने का अभ्यास करें। उदाहरण, हर संदेश को बार बार पढ़कर ही न भेजें। किसी छोटे काम को एक बार सामान्य तरीके से करके आगे बढ़ें। यह अभ्यास धीरे धीरे गलती के डर को कम कर सकता है। 3. समय सीमा तय करें। उदाहरण, मैं इस काम पर 30 मिनट दूंगा। समय पूरा होने पर काम को छोड़कर आगे बढ़ने का अभ्यास करें। 4. गलती को सीखने का हिस्सा मानें। हर गलती का मतलब असफलता नहीं होता। गलतियां अक्सर सीखने का हिस्सा होती है। 5. परिणाम नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान दें। अपने आप से पूछें, क्या मैंने ईमानदारी से प्रयास किया? ये प्रश्न अधिक उपयोगी है बजाय क्या ये बिल्कुल परफेक्ट हुआ? एक सामान्य गलती बहुत लोग कहते हैं, मैं परफेक्शनिस्ट नहीं हूं, बस क्वालिटी चाहता हूं। क्वालिटी चाहना अच्छी बात है, लेकिन अगर क्वालिटी की चाह काम रुकवा दे, चिंता बढ़ा दे, निर्णय न लेने दे या जीवन को सीमित कर दे, तो ये परफेक्शनिज्म हो सकता है। याद रखने योग्य बातें। परफेक्ट से अधिक महत्वपूर्ण है प्रोग्रेस, प्रगति। गुड इनफ अक्सर परफेक्ट से बेहतर होता है, क्योंकि उससे काम आगे बढ़ता है। गलती करना इंसानी स्वभाव है। रिकवरी का लक्ष्य परफेक्ट बनना नहीं, बल्कि अपूर्णता के साथ सहज होना है। छोटा अभ्यास, आज एक ऐसा छोटा काम चुनिए जिसे आप सामान्यतः बहुत सुधारते रहते हैं। उसे गुड इनफ स्तर पर पूरा कीजिए, फिर जानबूझकर उसे वहीं छोड़ दीजिए। यदि मन कहे, एक बार और सुधार लो, तो केवल मुस्कुराकर कहें, शायद ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन अभी के लिए पर्याप्त अच्छा है। फिर अगले काम पर बढ़ जाएं। अंतिम बात, परफेक्शनिज्म का सबसे बड़ा भ्रम है, जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन वास्तविक शांति परफेक्ट होने से नहीं आती। वो तब आती है जब व्यक्ति अपूर्णता, इम्परफेक्शन को भी जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानना सीख जाता है। भाग 8, एनालिसिस पैरालिसिस। इतना विश्लेषण की निर्णय ही न हो पाए। एनालिसिस पैरालिसिस का अर्थ है किसी निर्णय या समस्या का इतना अधिक विश्लेषण करना कि अंत में कोई निर्णय ही न हो पाए। सरल भाषा में, सोचना इतना बढ़ जाए कि काम रुक जाए। एनालिसिस पैरालिसिस क्या है? सामान्य सोच, सोचो, निर्णय लो, आगे बढ़ो। लेकिन एनालिसिस पैरालिसिस में ये बन जाता है, सोचो और सोचो, फिर शक करो, फिर सोचो, निर्णय आता ही नहीं। ये कैसी दिखती है? उदाहरण, कौन सा विकल्प सही है? अगर दूसरा विकल्प बेहतर हुआ तो? थोड़ा और सोच लेता हूं, अभी निर्णय नहीं लेता, पहले सारी जानकारी इकट्ठी कर लूं। और फिर घंटे, दिन या कभी कभी महीने निकल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मन सोचता है, अगर मैंने पर्याप्त विश्लेषण कर लिया तो मैं गलती नहीं करूंगा।
लेकिन जीवन में हर निर्णय के लिए पूरी जानकारी कभी नहीं मिलती, इसलिए विश्लेषण चलता ही रहता है। एक आसान उदाहरण, मान लीजिए आपको एक मोबाइल खरीदना है। आपने 10 वीडियो देख लिए, 20 रिव्यू पढ़ लिए, फिर भी मन कहता है एक वीडियो और देख लेते हैं। फिर अगर दूसरा मॉडल बेहतर हुआ तो, और निर्णय टलता जाता है। स्वस्थ विश्लेषण और एनालिसिस पैरालिसिस में अंतर। स्वस्थ विश्लेषण, आवश्यक जानकारी लेना, फायदे नुकसान देखना, निर्णय लेना, आगे बढ़ना। एनालिसिस पैरालिसिस, जानकारी लेते रहना, बार बार तुलना करना, बार बार संदेह करना, निर्णय टालना। ओसीडी में ये कैसे काम करता है? ओसीडी कहता है जब तक 100% सही निर्णय न मिल जाए, निर्णय मत लो। फिर व्यक्ति रूमिनेशन करता है, मेंटल चेकिंग करता है, रीअश्योरेंस लेता है, व्हाट इफ सोचता है, और अंत में निर्णय नहीं ले पाता। सबसे बड़ा भ्रम एनालिसिस पैरालिसिस कहता है थोड़ा और सोचोगे तो परफेक्ट उत्तर मिल जाएगा, लेकिन वास्तविकता यह है हर अतिरिक्त सोच उपयोगी नहीं होती। एक समय के बाद वह केवल चिंता बढ़ाती है। इससे नुकसान क्या होता है? निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है, आत्मविश्वास घटता है, समय बर्बाद होता है, छोटे छोटे निर्णय भी कठिन लगने लगते हैं। व्यक्ति वर्तमान में जीना भूल जाता है। इससे बाहर कैसे आएं? 1. निर्णय के लिए समय सीमा तय करें। उदाहरण, मैं इस विषय पर 20 मिनट सोचूंगा, फिर निर्णय लूंगा, अनंत समय तक नहीं सोचूंगा। 2. पर्याप्त जानकारी पर निर्णय लें। हर निर्णय के लिए 100% जानकारी नहीं मिल सकती, कई बार 70-80% जानकारी पर्याप्त होती है। 3. छोटी गलतियों की अनुमति दें। खुद से कहें, यदि निर्णय पूरी तरह सही नहीं भी हुआ तो मैं उससे सीख सकता हूं। 4. निर्णय के बाद दोबारा विश्लेषण कम करें। बहुत लोग निर्णय लेने के बाद भी सोचते रहते हैं, शायद दूसरा विकल्प बेहतर था। यह एनालिसिस पैरालिसिस का ही हिस्सा हो सकता है। 5. छोटे निर्णय जल्दी लेना सीखें, जैसे कौन सी शर्ट पहननी है, क्या खाना है, किस रास्ते जाना है। हर छोटी बात पर बहुत देर तक मत सोचिए, यह निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है। एक सामान्य गलती, लोग कहते हैं मैं जिम्मेदार इंसान हूं इसलिए ज्यादा सोचता हूं। जिम्मेदारी अच्छी बात है, लेकिन यदि सोच इतनी बढ़ जाए कि काम रुक जाए, निर्णय टल जाए, चिंता बढ़ जाए, तो वह जिम्मेदारी नहीं, एनालिसिस पैरालिसिस हो सकती है। याद रखने योग्य बातें, हर निर्णय परफेक्ट नहीं हो सकता, गलत निर्णय भी सीखने का अवसर हो सकता है। सोचना उपयोगी है, लेकिन अंतहीन विश्लेषण नहीं। निर्णय लेने से आत्मविश्वास बढ़ता है, निर्णय टालने से नहीं। छोटा अभ्यास, आज किसी छोटे निर्णय के लिए समय सीमा तय करें। उदाहरण, मैं 5 मिनट सोचूंगा, फिर जो निर्णय होगा उसी पर आगे बढ़ूंगा। निर्णय लेने के बाद जानबूझकर उसे बार बार मन में दोहराने या तुलना करने से बचें। पूरी श्रृंखला का सार, इन 8 पैटर्न्स को देखें तो एक बात स्पष्ट होती है। नीड फॉर सर्टेनिटी कहता है 100% यकीन चाहिए। मेंटल चेकिंग कहता है एक बार और जांच लो। सीकिंग रीअश्योरेंस कहता है किसी से पुष्टि ले लो। रूमिनेशन कहता है थोड़ा और सोचो। थॉट एक्शन फ्यूजन कहता है विचार का मतलब जरूर है। व्हाट इफ लूप कहता है अगर ऐसा हो गया तो। परफेक्शनिस्टिक थिंकिंग कहता है सब कुछ बिल्कुल सही होना चाहिए। एनालिसिस पैरालिसिस कहता है अभी निर्णय मत लो, थोड़ा और विश्लेषण करो। ये सभी अलग अलग दिखते हैं, लेकिन अक्सर एक ही चक्र के हिस्से होते हैं। एक पैटर्न दूसरे को मजबूत करता है। रिकवरी का मूल सिद्धांत, रिकवरी का उद्देश्य इन विचारों को पूरी तरह खत्म करना नहीं है। उद्देश्य है उन्हें पहचानना, उनके पीछे अपने आप चल पड़ने की आदत को कम करना, अनिश्चितता को थोड़ा थोड़ा स्वीकार करना, और अपने मूल्यों तथा वर्तमान जीवन के अनुसार कदम उठाते रहना। धीरे धीरे दिमाग सीखता है कि हर विचार पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है, और यही सीख इन पैटर्न्स की पकड़ को कमजोर करती है। भाग 9, कैटास्ट्रोफाइजिंग, हर स्थिति का सबसे बुरा परिणाम मान लेना। कैटास्ट्रोफाइजिंग का अर्थ है ग्रेटर देन किसी छोटी या सामान्य समस्या को मन में बहुत बड़े खतरे या आपदा, कैटास्ट्रोफी, में बदल देना। सरल भाषा में, छोटी बात से सीधे सबसे बुरे परिणाम तक पहुंच जाना। कैटास्ट्रोफाइजिंग क्या है? मान लीजिए कोई छोटी सी घटना हुई,
सामान्य व्यक्ति सोचता है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन कैटास्ट्रोफाइजिंग वाला मन सोचता है, ये बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। ये कैसी दिखती है? उदाहरण, अगर मुझसे गलती हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। अगर मैंने एक शब्द गलत बोल दिया तो लोग हमेशा मुझे बेवकूफ समझेंगे। अगर मुझे ये लक्षण है तो शायद मुझे गंभीर बीमारी है। अगर नौकरी में एक गलती हो गई तो मुझे निकाल दिया जाएगा। कैटास्ट्रोफाइजिंग कैसे काम करता है? मान लीजिए किसी ने आपको मुस्कुराकर जवाब नहीं दिया। सामान्य सोच, शायद वो व्यस्त होगा। कैटास्ट्रोफाइजिंग, वो मुझसे नाराज है, फिर सब लोग मुझसे नाराज होंगे, फिर मेरे रिश्ते खराब हो जाएंगे। एक छोटी घटना सीधे सबसे बुरे परिणाम तक पहुंच गई। एक आसान उदाहरण, मान लीजिए परीक्षा में एक प्रश्न गलत हो गया। सामान्य सोच, चलो बाकी प्रश्न अच्छे किए हैं। कैटास्ट्रोफाइजिंग, अब मैं फेल हो जाऊंगा, फिर मेरा करियर खत्म हो जाएगा, फिर मेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। कैटास्ट्रोफाइजिंग क्यों होता है? दिमाग सोचता है, अगर मैं सबसे बुरे परिणाम के लिए पहले से तैयार रहूंगा तो मैं सुरक्षित रहूंगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, इससे केवल चिंता बढ़ती है। वास्तविक जोखिम और कैटास्ट्रोफाइजिंग में अंतर। वास्तविक जोखिम, तथ्य मौजूद है, प्रमाण मौजूद है, वास्तविक समस्या है। उदाहरण, डॉक्टर ने जांच करके बीमारी बताई है। कैटास्ट्रोफाइजिंग केवल कल्पना, बहुत कम प्रमाण, सबसे बुरे परिणाम की कहानी। उदाहरण, सिर दर्द है, शायद मुझे ब्रेन ट्यूमर है। ओसीडी में कैटास्ट्रोफाइजिंग कैसे दिख सकता है? कुछ उदाहरण, अगर मैंने यह विचार सोचा तो शायद मैं उस पर अमल कर दूंगा। अगर मैंने ठीक से चेक नहीं किया तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। अगर मुझे 100% यकीन नहीं हुआ तो कुछ भयानक हो जाएगा। यहाँ कैटास्ट्रोफाइजिंग अक्सर नीड फॉर सर्टेनिटी और व्हाट इफ लूप के साथ मिल जाता है। इससे नुकसान क्या होता है? चिंता बहुत बढ़ जाती है, छोटी समस्याएं भी बहुत बड़ी लगने लगती है, निर्णय लेना कठिन हो जाता है, व्यक्ति बार बार रीअश्योरेंस और चेकिंग करने लगता है, वर्तमान में जीना मुश्किल हो जाता है। इससे बाहर कैसे आएं? एक, सबसे पहले पहचानें जब मन सीधे सबसे बुरे परिणाम पर पहुंच जाए। रुककर पूछें, क्या ये तथ्य है या मेरी कल्पना? 2, सबसे बुरे परिणाम को तथ्य मत मानिए सिर्फ इसलिए कि कोई संभावना है। इसका मतलब यह नहीं कि वही होने वाला है। पॉसिबिलिटी, संभावना, और प्रोबेबिलिटी, वास्तविक संभावना, अलग अलग चीजें हैं। 3, खुद से पूछें इसके पक्ष में क्या प्रमाण है, इसके विरुद्ध क्या प्रमाण है? क्या मैं बिना पर्याप्त प्रमाण के निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं? 4, सबसे संतुलित संभावना देखें, अपने आप से पूछें, सबसे बुरा क्या हो सकता है? फिर पूछें, सबसे अच्छा क्या हो सकता है? फिर पूछें, सबसे अधिक संभावना किसकी है? अक्सर तीसरा उत्तर सबसे यथार्थवादी होता है। 5, वर्तमान पर लौटे। कैटास्ट्रोफाइजिंग भविष्य की कहानी बनाता है। अपने आप से पूछें, इस समय, इस क्षण, वास्तव में क्या हो रहा है? यह आपको कल्पना से निकालकर वास्तविकता में वापस लाता है। एक सामान्य गलती बहुत लोग कहते हैं, मैं सिर्फ वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार रहता हूं। तैयारी अच्छी बात है, लेकिन अगर हर छोटी घटना के बाद मन सबसे बुरे परिणाम की कहानी बनाने लगे तो ये तैयारी नहीं, कैटास्ट्रोफाइजिंग है। याद रखने योग्य बातें, हर संभावना वास्तविक संभावना नहीं होती। छोटी समस्या का मतलब बड़ी आपदा नहीं होता। कल्पना और वास्तविकता में अंतर है। चिंता भविष्य की भविष्यवाणी नहीं है। छोटा अभ्यास आज, जब भी मन सबसे बुरे परिणाम की कहानी बनाए, रुककर 3 प्रश्न पूछें। 1, क्या इसके समर्थन में ठोस प्रमाण है? भाग 10, सेल्फ क्रिटिसिज्म, खुद की कठोर आलोचना करना। सेल्फ क्रिटिसिज्म का अर्थ है अपनी छोटी छोटी गलतियों, कमियों या असफलताओं के लिए खुद को अत्यधिक दोष देना, कठोर शब्दों में जज करना या अपनी पूरी पहचान को गलत मान लेना। सरल भाषा में, गलती काम में हुई, लेकिन व्यक्ति पूरी तरह खुद को गलत मानने लगता है। सेल्फ क्रिटिसिज्म क्या है? हर इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन सेल्फ क्रिटिसिज्म में व्यक्ति सोचता है, मैंने गलती की नहीं, बल्कि मैं ही गलती हूं। यहीं से समस्या शुरू होती है। ये कैसी दिखती है? उदाहरण, मैं बहुत बेवकूफ हूं,
मैं किसी काम का नहीं हूं। मैं हमेशा सब खराब कर देता हूं। मुझसे कभी कुछ सही नहीं होगा। मैं दूसरों जैसा अच्छा इंसान नहीं हूं। ध्यान दें, यहाँ व्यक्ति एक घटना को अपनी पूरी पहचान बना देता है। एक आसान उदाहरण मान लीजिए किसी ने एक ईमेल में टाइपिंग की गलती कर दी। स्वस्थ सोच, गलती हो गई, अगली बार ध्यान रखूंगा। सेल्फ क्रिटिसिज्म, मैं कितना बेवकूफ हूं, मुझसे कुछ सही नहीं होता। मैं हमेशा सब खराब करता हूं, एक छोटी गलती पूरी पहचान बन गई। सेल्फ क्रिटिसिज्म क्यों होता है? अक्सर व्यक्ति मानता है, अगर मैं खुद की कठोर आलोचना करूंगा तो मैं बेहतर इंसान बन जाऊंगा। लेकिन शोध और अनुभव बताते हैं कि अत्यधिक आत्म आलोचना अक्सर आत्मविश्वास कम करती है, चिंता बढ़ाती है, शर्म शेम पैदा करती है और बदलाव कठिन बना देती है। सेल्फ क्रिटिसिज्म और जिम्मेदारी में अंतर। जिम्मेदारी, मुझसे गलती हुई, मैं उसे सुधार सकता हूं। सेल्फ क्रिटिसिज्म ग्रेटर दैन, मुझसे गलती हुई, इसलिए मैं बुरा इंसान हूं। ओसीडी में सेल्फ क्रिटिसिज्म कैसे दिख सकता है? कुछ उदाहरण। अगर मेरे मन में बुरा विचार आया तो मैं बुरा इंसान हूं। अगर मैं 100% सही नहीं रहा तो मैं असफल हूं। अगर मुझसे गलती हुई तो मैं माफी के लायक नहीं हूं। यहां सेल्फ क्रिटिसिज्म अक्सर थॉट एक्शन फ्यूजन, परफेक्शनिज्म और रूमिनेशन के साथ जुड़ जाता है। इससे नुकसान क्या होता है? आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है। व्यक्ति हर समय अपराध बोध, गिल्ट या शर्म शेम महसूस कर सकता है। नई चीजें करने से डर लगने लगता है। छोटी गलतियां भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं। चिंता और अवसाद, डिप्रेशन का जोखिम बढ़ सकता है। इससे बाहर कैसे आएं? 1. गलती और पहचान को अलग करें। खुद से कहें, मैंने गलती की है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं पूरी तरह गलत हूं। 2. अपनी अंदर की आवाज पर ध्यान दें। जब मन कहे तू बेवकूफ है, रुककर पूछें, क्या मैं यही बात अपने किसी अच्छे दोस्त से कहता? यदि नहीं, तो अपने आप से भी ऐसा न कहें। 3. गलती से सीखें, खुद को सजा न दें। गलती का उद्देश्य सीखना है, खुद को अपमानित करना नहीं। पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? 4. हमेशा और कभी नहीं जैसे शब्दों से बचें। जैसे, मैं हमेशा गलत करता हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। ये बातें अक्सर तथ्य नहीं होती, बल्कि भावनाओं की भाषा होती है। 5. अपने आप से वैसे बात करें जैसे किसी प्रिय मित्र से करते। यदि आपका कोई मित्र वही गलती करता, तो क्या आप उससे कहते, तू किसी काम का नहीं है? शायद नहीं। तो अपने साथ भी वैसी ही करुणा, सेल्फ कंपैशन रखें। एक सामान्य गलती बहुत लोग सोचते हैं, अगर मैं खुद पर सख्त नहीं रहूंगा तो मैं लापरवाह हो जाऊंगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि आत्म करुणा, सेल्फ कंपैशन और जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे के विरोधी नहीं है। आप अपनी गलती स्वीकार भी कर सकते हैं और अपने प्रति सम्मान भी बनाए रख सकते हैं। याद रखने योग्य बातें, गलती करना और गलती होना दो अलग बातें हैं। एक गलती आपकी पूरी पहचान तय नहीं करती। सीखना खुद को कोसने से अधिक प्रभावी है। आत्म करुणा कमजोरी नहीं, मानसिक मजबूती का संकेत है। छोटा अभ्यास आज, जब भी आप अपने बारे में कोई कठोर बात सोचें, जैसे मैं बेवकूफ हूं, उसे बदल कर कहें, मुझसे एक गलती हुई है, मैं उससे सीख सकता हूं। फिर अपने अगले काम पर ध्यान दें। अंतिम बात, सेल्फ क्रिटिसिज्म का सबसे बड़ा भ्रम है, अगर मैं खुद को जितना ज्यादा दोष दूंगा उतना ज्यादा सुधर जाऊंगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि बदलाव शर्म और आत्मनिंदा से नहीं, बल्कि ईमानदारी, सीखने की इच्छा और आत्म करुणा से आता है। सच्ची मानसिक मजबूती का अर्थ अपनी गलतियों से इनकार करना नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करके भी अपने आत्म मूल्य, सेल्फ वर्थ को बनाए रखना है। भाग 11, इमोशनल रीजनिंग, भावनाओं को तथ्य मान लेना। इमोशनल रीजनिंग का अर्थ है, सिर्फ इसलिए कि मुझे कोई भावना, इमोशन महसूस हो रही है, मैं मान लेता हूं कि वो सच भी है। सरल भाषा में, मैं जैसा महसूस कर रहा हूं वैसी ही वास्तविकता होगी। लेकिन भावनाएं, फीलिंग्स और तथ्य, फैक्ट्स हमेशा एक जैसे नहीं होते। इमोशनल रीजनिंग क्या है? मान लीजिए आपको बहुत डर लग रहा है। इमोशनल रीजनिंग कहती है, मुझे डर लग रहा है, इसलिए खतरा सचमुच होगा।
जबकि वास्तविकता ये हो सकती है कि डर वास्तविक है लेकिन खतरा नहीं। ये कैसी दिखती है? उदाहरण, मुझे अपराधबोध हो रहा है, इसलिए मैंने जरूर कुछ गलत किया होगा। मुझे डर लग रहा है, इसलिए खतरा होगा। मुझे अशुद्ध महसूस हो रहा है, इसलिए मैं अशुद्ध हूँ। मुझे लगता है मैं असफल हूँ, इसलिए मैं सचमुच असफल हूँ। एक आसान उदाहरण कल्पना कीजिए कि आप रात में अकेले चल रहे हैं। अचानक डर महसूस होता है। इमोशनल रीजनिंग कहती है, मुझे डर लग रहा है, इसलिए यहां जरूर कोई खतरा है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वहां कुछ भी नहीं था। डर वास्तविक था, खतरा नहीं। एक और उदाहरण मान लीजिए आपने एक प्रस्तुति प्रेजेंटेशन दी। उसके बाद आप घबराहट महसूस करते हैं। इमोशनल रीजनिंग कहती है, मैं घबरा रहा हूं, इसलिए मैंने बहुत खराब प्रस्तुति दी होगी। जबकि दूसरे लोग कह सकते हैं, प्रस्तुति तो अच्छी थी। इमोशनल रीजनिंग क्यों होती है? हमारा दिमाग भावनाओं को बहुत महत्व देता है। वो सोचता है, अगर मैं इतना जोर से महसूस कर रहा हूं, तो ये सच ही होगा। लेकिन भावनाएं कई कारणों से आती है। थकान, तनाव, चिंता, पुराने अनुभव, ओसीडी, एंग्जायटी। इसलिए केवल भावना के आधार पर निष्कर्ष निकालना सही नहीं होता। भावना और तथ्य में अंतर। भावना फीलिंग, मुझे डर लग रहा है, यह एक वास्तविक अनुभव है। तथ्य फैक्ट, वास्तव में यहां खतरा है, इसके लिए प्रमाण चाहिए। दोनों अलग बातें हैं। ओसीडी में इमोशनल रीजनिंग कैसे दिख सकती है? कुछ उदाहरण, मुझे अपराधबोध हो रहा है, इसलिए मैंने जरूर पाप किया होगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि दरवाजा खुला है, इसलिए शायद खुला ही होगा। मुझे लगता है मैं बुरा इंसान हूं, इसलिए मैं बुरा ही हूं। यहां भावना को तथ्य मान लिया जाता है। इससे नुकसान क्या होता है? चिंता बढ़ती है, व्यक्ति बार बार चेकिंग करने लगता है, रीअश्योरेंस लेने लगता है, निर्णय भावनाओं के आधार पर लेने लगता है। वास्तविकता से दूरी बढ़ जाती है। इससे बाहर कैसे आएं? 1. भावना को पहचानें। अपने आप से कहें, मैं डर महसूस कर रहा हूं। लेकिन तुरंत यह मत कहें, इसलिए खतरा है। 2. भावना और तथ्य को अलग करें। खुद से पूछें, मैं क्या महसूस कर रहा हूं? फिर पूछें, वास्तविक प्रमाण क्या है? 3. भावना को रहने दें। रिकवरी का मतलब भावना को खत्म करना नहीं है। भावना आए, उसे महसूस करें, लेकिन उसके आधार पर तुरंत निष्कर्ष न निकालें। 4. प्रमाण देखें। यदि मन कहे, मैं असफल हूं, तो पूछें, इसके समर्थन में क्या प्रमाण है और इसके विरुद्ध क्या प्रमाण है? 5. भावना के बावजूद कार्य करें। कई बार सबसे अच्छा कदम होता है, मुझे डर लग रहा है, फिर भी मैं ये काम करूंगा। यही आत्मविश्वास बढ़ाता है। एक सामान्य गलती बहुत लोग कहते हैं, मेरा दिल कह रहा है, इसलिए ये सच होगा। भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे हमेशा वास्तविकता का सही प्रतिबिंब नहीं होती। याद रखने योग्य बातें, भावना वास्तविक है, लेकिन वो हमेशा तथ्य नहीं होती। डर का मतलब हमेशा खतरा नहीं होता। अपराध बोध का मतलब हमेशा गलती नहीं होता। भावना और वास्तविकता दो अलग चीजें हैं। छोटा अभ्यास, आज जब भी कोई तीव्र भावना आए, रुककर 3 वाक्य कहें। 1. मैं ये भावना महसूस कर रहा हूं। 2. भावना वास्तविक है। 3. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह तथ्य भी है। फिर देखें कि वास्तव में प्रमाण क्या कहते हैं। अंतिम बात, इमोशनल रीजनिंग का सबसे बड़ा भ्रम है। अगर मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं, तो ये सच ही होगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि भावनाएं हमें जानकारी देती है, प्रमाण नहीं। रिकवरी तब शुरू होती है जब व्यक्ति अपनी भावनाओं का सम्मान करना सीखता है, लेकिन उन्हें अंतिम सत्य नहीं मानता। भाग 12, अवॉइडेंस थ्रू थिंकिंग। सोचते रहना और काम से बचना। अवॉइडेंस थ्रू थिंकिंग का अर्थ है किसी वास्तविक काम, निर्णय या भावना का सामना करने की बजाय उसके बारे में लगातार सोचते रहना। सरल भाषा में, काम करने की जगह सोचते रहना। ऐसा लगता है कि व्यक्ति समस्या हल कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो कार्रवाई, एक्शन से बच रहा होता है। अवॉइडेंस थ्रू थिंकिंग क्या है? मान लीजिए आपको एक महत्वपूर्ण काम करना है। मन कहता है, पहले इसे पूरी तरह समझ लेते हैं, फिर थोड़ा और सोच लेते हैं, फिर अभी तैयारी पूरी नहीं हुई, और काम शुरू ही नहीं होता। ये कैसी दिखती है? उदाहरण,
पहले मुझे पूरी तरह समझना होगा, फिर शुरू करूंगा। जब तक मन शांत नहीं होगा, तब तक काम नहीं कर सकता। पहले इस समस्या को पूरी तरह सुलझा लूं, फिर जीवन जीऊंगा। पहले हर शक खत्म हो जाए, फिर निर्णय लूंगा। एक आसान उदाहरण। मान लीजिए किसी को तैरना सीखना है। वो कहता है, पहले मैं तैराकी पर 100 वीडियो देखूंगा, फिर 100 लेख पढ़ूंगा, फिर सब कुछ समझने के बाद ही पानी में उतरूंगा। लेकिन वो कभी पानी में उतरता ही नहीं। क्या वो तैरना सीख पाएगा? नहीं। तैरना सोचने से नहीं, पानी में उतरने से सीखा जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि सोचने से अस्थायी रूप से सुरक्षित महसूस होता है। दिमाग कहता है, जब तक सोच रहे हो, तब तक गलती नहीं होगी। लेकिन वास्तविकता में जीवन सोचने से नहीं, करने से आगे बढ़ता है। ओसीडी में ये कैसे दिख सकता है? कुछ उदाहरण। पहले मुझे 100% यकीन हो जाए, फिर बाहर जाऊंगा। पहले अपने विचार समझ लूं, फिर काम करूंगा। पहले मन शांत हो जाए, फिर पढ़ाई करूंगा। पहले ये डाउट खत्म हो जाए, फिर बातचीत करूंगा। यहां व्यक्ति वास्तव में काम से नहीं, अनिश्चितता से बच रहा होता है। वास्तविक तैयारी और अवॉइडेंस थ्रू थिंकिंग में अंतर। वास्तविक तैयारी थोड़ी योजना बनाना, आवश्यक जानकारी लेना, फिर काम शुरू कर देना। अवॉइडेंस थ्रू थिंकिंग, योजना पर ही योजना बनाना, सोचते रहना, विश्लेषण करते रहना, लेकिन काम शुरू न करना। इससे नुकसान क्या होता है? काम अधूरे रह जाते हैं, आत्मविश्वास कम होता है, चिंता बढ़ती है। व्यक्ति सोचता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, ओसीडी और मजबूत हो जाता है। इससे बाहर कैसे आएं? 1. पहचानें कि आप सोच रहे हैं या कर रहे हैं। अपने आप से पूछें, ग्रेटर दैन, क्या मैं अभी समस्या हल कर रहा हूं या सिर्फ उसके बारे में सोच रहा हूं? 2. एक्शन फर्स्ट का नियम अपनाएं। मन कहे, पहले सब समझ लो। आप कहें, मैं जितना समझ चुका हूं, उसके आधार पर पहला छोटा कदम उठाता हूं। 3. छोटे कदम से शुरुआत करें, पूरे काम के बारे में मत सोचिए, बस पहला कदम उठाए। उदाहरण, पूरी किताब नहीं, एक पेज पढ़िए। पूरा कमरा नहीं, एक मेज साफ कीजिए। पूरी रिपोर्ट नहीं, पहला पैराग्राफ लिखिए। 4. भावना के खत्म होने का इंतजार मत कीजिए। बहुत लोग कहते हैं, जब मेरा मन करेगा तब करूंगा, लेकिन रिकवरी कहती है, मन हो या ना हो, छोटा कदम उठाओ। अक्सर प्रेरणा, मोटिवेशन काम करने के बाद आती है, पहले नहीं। 5. समय सीमा तय करें। यदि सोचते ही जा रहे हैं, तो खुद से कहें, मैं इस पर 10 मिनट सोचूंगा, फिर पहला कदम उठाऊंगा। एक सामान्य गलती बहुत लोग कहते हैं, मैं अभी तैयारी कर रहा हूं। लेकिन यदि तैयारी महीनों तक चलती रहे और कार्रवाई शुरू ही ना हो, तो ये तैयारी नहीं, अवॉइडेंस थ्रू थिंकिंग हो सकता है। याद रखने योग्य बातें, सोचना और करना अलग अलग चीजें हैं। समझ केवल सोचने से नहीं, अनुभव से भी आती है। कार्रवाई आत्मविश्वास पैदा करती है। जीवन सोचने से नहीं, छोटे छोटे कदम उठाने से बदलता है। छोटा अभ्यास। आज ऐसा कोई काम चुनिए जिसे आप काफी समय से टाल रहे हैं। अपने आप से कहें, मैं इसे पूरी तरह हल करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं केवल पहला छोटा कदम उठाऊंगा। फिर उस पर 5 मिनट काम कीजिए, बस शुरुआत कीजिए। अंतिम बात, अवॉइडेंस थ्रू थिंकिंग का सबसे बड़ा भ्रम है, जब मैं सब कुछ समझ जाऊंगा तभी मैं शुरू करूंगा। लेकिन वास्तविकता यह है, समझ और आत्मविश्वास अक्सर शुरुआत करने के बाद आते हैं, पहले नहीं। रिकवरी का अर्थ यह नहीं कि आपके मन में कोई संदेह या असुविधा न रहे। रिकवरी का अर्थ है संदेह और असुविधा के साथ भी जीवन के महत्वपूर्ण काम करते रहना। यही वो बदलाव है जो धीरे धीरे ओवरथिंकिंग और ओसीडी दोनों की पकड़ को कमजोर करता है।